हेलो एंड वेलकम। आज की अपनी परिचर्चा में हम अनुभव 2 के जो इकोनॉमी खंड के प्रश्न हैं उस पर बात करेंगे। इस पेपर में इकोनॉमी खंड से कुल 16 प्रश्न थे। इन्हीं 16 प्रश्नों पर हम लोग क्रमवार परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 8। देखिए आप लोग, ये एमएसपी से संबंधित प्रश्न है। इसमें एमएसपी के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रश्न देखते हैं। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली भारत में गेहूं और धान की कृषि की प्रधानता में योगदान देती है, क्यों? पहला कथन है, सरकार द्वारा 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है लेकिन केवल गेहूं और धान की खरीद होती है। दूसरा कथन है, अन्य फसलों की तुलना में गेहूं और धान के लिए मिलने वाला एमएसपी का प्रतिफल उत्पादन लागत अनुपात सामान्यतः अधिक होता है। और तीसरा कथन है, अन्य खाद्यान्नों की तुलना में गेहूं और धान के लिए एमएसपी सामान्यतः अधिक होता है। पूछा गया है कौन सा सही उत्तर है, कूट के माध्यम से सही उत्तर कौन सा है। देखो, सबसे पहले एमएसपी अभी भी काफी चर्चा में रहा है। करंट के कंटेक्स्ट में भी आप देखोगे, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे तो अभी भी एमएसपी को लीगलाइज करने के मुद्दे को लेकर किसानों का आंदोलन निरंतर चल रहा था। एमएसपी हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है जो आपके इकोनॉमी में एग्रीकल्चर खंड है उसके दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। ये जो पूछ रहा है कि एमएसपी की जो एक बड़ी समस्या है वो उसके संदर्भ में ये तर्क दिया जाता है कि इससे गेहूं, मतलब एक तरह से इसका झुकाव जो है गेहूं और धान की तरफ है। वही पूछा गया है कि गेहूं और धान की कृषि की प्रधानता में योगदान देती है। एक तरह से मतलब समझो कि गेहूं और धान के मोनोकल्चर को बढ़ावा देने का तर्क दिया जाता है एमएसपी की सीमाओं के संदर्भ में। वही पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। पहला देखो, पहला कह रहा है सरकार द्वारा 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है लेकिन केवल गेहूं और धान की खरीद होती है। नहीं नहीं नहीं, ये एकदम गलत है। देखो, कुल 22 फसलों के लिए जो अधिदिष्ट फसल हैं, मैंडेटेड क्रॉप्स हैं 22, उसके लिए एमएसपी की घोषणा होती है। साथ ही गन्ना के लिए एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है उसकी घोषणा होती है, खरीद भी की जाती है। लेकिन समस्या क्या है कि एक सीलिंग की समस्या है। एक आपने 2 टर्म पढ़ा होगा, एक ओपन प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, ओपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, खुली खरीद की नीति। ठीक है, एकदम इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कभी भी आपको तर्क देना हो कि समस्या क्या है तो वो यहीं आके खुली खरीद की नीति। एमएसपी के लिए जो सब धान और गेहूं के पक्ष में जो झुकाव है उसका सबसे बड़ा रीजन है यही ओपन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, खुली खरीद की नीति। गेहूं और धान के केस में क्या होता है कि कितना भी अमाउंट के लिए कोई सीलिंग नहीं लगाया गया, मतलब अपर कैप की सरकार कितना खरीदेगी इस पे कोई कैप नहीं लगाया गया है। ये मुक्त है, ओपन। अब जितना भी गेहूं और धान बेचा जाएगा वो सरकार खरीदेगी ही। यही समस्या है। अन्य फसलों के लिए क्या है कि ओपन प्रोक्योरमेंट वर्सेस सीलिंग, ओपन प्रोक्योरमेंट वर्सेस सीलिंग, मतलब कि कैप, ऊपरी सीमा तय कर दी गई है अन्य फसलों के लिए कि इतना ही खरीदेगी। यही समस्या है। ये समस्या नहीं है कि गेहूं और धान, अगर 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई तो सब में खरीद होती है, लेकिन गेहूं और धान के लिए कोई मतलब सीमा, सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है। अन्य फसलों के लिए सीलिंग निर्धारित हो जाती है। इसी कारण इसका झुकाव, जो एमएसपी का झुकाव जो है गेहूं और धान की तरफ है। ठीक, पहला कथन गलत है। दूसरे कथन पर आइए। कह रहा है अन्य फसलों की तुलना में गेहूं और धान के लिए मिलने वाला एमएसपी का प्रतिफल उत्पादन लागत सामान्यतः अधिक होता है। नहीं नहीं, ये भी गलत है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एमएसपी का प्रतिफल उत्पादन लागत, मतलब कि एमएसपी वर्सेस जो कॉस्ट है उसका, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो गेहूं और धान के लिए ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है ऐसा। अन्य आपके जो आंसर अप्रोच आंसर दिया गया है उसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझाया गया होगा। आप देखोगे कि कई और फसलें हैं जहां पे ये प्रतिफल ज्यादा है। जरूरी नहीं है गेहूं। आप मतलब अगर रबी के क्रॉप के हम बात करें तो उसमें गेहूं
गेहूं के लिए आपको बताया हुआ होगा कि 102% के आसपास है, बट अगर खरीफ में हम देखें तो धान के लिए मात्र 50% है। कई अन्य फसल हैं वहां एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जिसके लिए 70% 80% तक प्रतिफल है। तो ये भी तर्क बहुत ज्यादा उचित नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखो, अन्य खाद्यान्नों की तुलना में गेहूं और धान के लिए एमएसपी सामान्यतः अधिक होता है। ये तो कहीं से रैशनल नहीं लग रहा है। अब देखोगे एमएस, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट भी किया होगा कि क्या ऐसा है कि एमएसपी का प्रतिफल उत्पादन लागत ज्यादा है। लेकिन सीधा अगर एब्सोल्यूट टर्म में एमएसपी की बात करें कि एमएसपी जो है ज्यादा है गेहूं और धान के लिए, तो ऐसा कहीं से सही नहीं है। आप देखोगे लगभग 4200-4300 के आसपास जो है एमएसपी गेहूं के लिए होगा, और जो कई अन्य फसलें हैं जो दलहन है उसके लिए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास जो है एमएसपी है। तो ये वाला तो एब्सोल्यूट टर्म में तो कहीं से भी ये सही नहीं है कि एमएसपी गेहूं और धान के लिए ज्यादा है। हाँ, ये जो एमएसपी का प्रतिफल उत्पादन लागत है ये तुलनात्मक रूप से जो है कुछ संदर्भों में ज्यादा दिखता है, गेहूं के लिए ज्यादा दिखता है, धान के लिए वो भी कम ही है। ठीक, तो तीनों ये स्टेटमेंट भी गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है सही उत्तर, तो डी विकल्प जो है कोई नहीं, ये हो जाएगा। यहां मैंने कुछ एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दिया। देखो, ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि खुली खरीद की नीति जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है तथा खरीद की मात्रा पर ऊपरी सीमा सीलिंग की जो नीति है, इसको ध्यान रखना। गेहूं और धान के तरफ झुकाव होना जो है एमएसपी का, उसके पीछे का मूल कारण ये है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट और सीलिंग। ठीक, इस चीज को हमने समझ लिया, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखो, एमएसपी के बारे में, एमएसपी क्या होता है। एमएसपी बेसिक आपने पढ़ ही रखा होगा कि सरकार यह आश्वस्त करती है किसानों को कि बंपर उत्पादन के बावजूद अगर किसी वर्ष किसी फसल का काफी ज्यादा उत्पादन हो गया और मार्केट में प्राइस जो है उसका काफी गिर गया, तो भी सरकार एक न्यूनतम मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। मार्केट प्राइस कुछ भी हो, आपको हम इतने पे ये फसल खरीदेंगे। तो इससे किसानों में एक तरह से मोटिवेशन, मतलब जो फसल उत्पादन के लिए मोटिवेशन का काम करता है। मूल जो तर्क है एमएसपी का वो यही है। बाकी एमएसपी के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातें मैंने यहाँ स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दिया है, ये भी ध्यान में आप मैं मतलब मान कर चल रहा हूँ आप निश्चित तौर पर इससे अवगत होंगे। फिर भी एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, कई बार छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं। एमएसपी का जो सिफारिश है वो सीएसीपी करता है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके द्वारा सिफारिश की जाती है। कई बार आप देखोगे कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह में कभी कभार ये सवाल पूछ लेता है कौन इसकी घोषणा करता है। घोषणा तो करता है हमेशा जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है ये, ठीक है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके द्वारा घोषणा, पीएम की अध्यक्षता में ये काम करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ये घोषणा करती है, लेकिन इसके लिए सिफारिश की जाती है सीएसीपी द्वारा। तो ये दोनों अंतर ध्यान में रखना। सीएसीपी किस प्रकार से करता है, उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार कर इसका सिफारिश करता है। सीएसीपी किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान में रखना। यूपीएससी का फेवरेट रहता है किसी संदर्भ में मंत्रालय के बारे में, मंत्रालय या नोडल मंत्रालय, नोडल एजेंसीज के बारे में पूछने का एक स्टेटमेंट दे सकता है। तो सीएसीपी सिफारिश करती है और सीएसीपी जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। ये हमने बात ही कर लिया कि अंतिम निर्णय जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। अभी जो है 22 अधिदष्ट फसलों पर मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए एमएसपी तथा गन्ने के लिए जो है एफआरपी घोषित की जाती है, की सिफारिश करती है। इस फसलों में खरीफ की 14 फसलें हैं, रबी की 6 फसलें हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। ठीक, ये जो एमएसपी के संदर्भ में एक आधारभूत बातें हैं वो भी हमने साथ के साथ समझ लिया। ये स्लाइड आप देख लेना, बेसिक चीजें आप एक तरह से रिकॉल हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता वृद्धि मतलब लिक्विडिटी में वृद्धि होने के लिए कौन काम करेगा। देखते हैं प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किन कार्रवाइयों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता में वृद्धि होने की संभावना है। पहला दिया है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या अस्थायी जमा सुविधा दर में वृद्धि। दूसरा दिया है आपको आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा स्वैप, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, और तीसरा दिया है रिवर्स रेपो दर में कमी।
देखो, पहला जो है एसडीएफ में, देखो लिक्विडिटी में वृद्धि कब होगा, तरलता में वृद्धि आमतौर पे बेसिक जो मौद्रिक नीति के माध्यम से जो भी केंद्रीय बैंक होती है भारत के संदर्भ में आरबीआई, ये क्या करता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप कि इन्फ्लेशन का स्तर कैसा है, विकास का स्तर कैसा चल रहा है, मंदी है, या मूल मौद्रिक नीति के तहत जो काम करती है केंद्रीय बैंक, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही होती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार काम करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करके। जब आवश्यकता, जब दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स क्या किया जाएगा, मुद्रा के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जाएगा। जब देखा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, इन्फ्लेशन बहुत डाउन है, नीचे है, मुद्रास्फीति बहुत कम है, तो उस टाइम क्या करेगी, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए काम करेगी। मूल जो मौद्रिक नीति का आधारभूत बातें हैं वो यही है। अब इसके लिए जो केंद्रीय बैंक है अलग अलग तरह के टूल्स अपनाती है, अलग अलग प्रकार के जो है उपकरणों का प्रयोग करती है। उसी के संदर्भ में ये पूछा गया है कि इनमें से किसका, कौन से टूल का प्रयोग करेगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होने की संभावना है, मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। देखो, सबसे पहले देखो कि ये स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी है, एसडीएफ दर में वृद्धि। एसडीएफ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये एसडीएफ 2022 में आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये एक टाइप का ना, अगर आपको ज्यादा, ये एकदम बहुत ओवरनाइट के लिए ना अतिरिक्त जो निधि है बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास, वो आरबीआई के पास जमा करती है, विदाउट कोलेट्रल आरबीआई उस पर इंटरेस्ट देती है, ठीक। और ये जो है इंटरेस्ट इस पे देती है, और आमतौर पे ये इंटरेस्ट जो है रिवर्स रेपो से ज्यादा होता है। रिवर्स रेपो में भी देखो क्या होता है, मतलब तरलता बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कुछ जगहों पे आरबीआई जो नीतिगत दरें हैं उसको कम करने का प्रयास करेगी, नीतिगत दरों को कम करेगी, मतलब कि जो मान लो रेपो रेट को कम करेगी, रिवर्स रेपो रेट को कम करेगी, अन्य भी इस प्रकार के जो टूल्स हैं जैसे एसडीएफ है, इसको कम करेगी, तो बैंक के पास पैसा बढ़ेगा। जैसे ही बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास रुपया बढ़ेगा, वो क्या करेगा, अधिक से अधिक रुपया अर्थव्यवस्था में देगा, सर्कुलेट करेगा, यानी सामान्य भाषा में कहें तो ऋण सस्ता होगा। ऋण सस्ता होगा, लोगों के पास, लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे, निवेश करेंगे, खर्च करेंगे, अधिक से अधिक तरलता बढ़ेगी, तो मतलब ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था को इस तरह से प्रभावित करेंगी। ये जो एसडीएफ जो है, एसडीएफ ओवरनाइट जो है, अतिरिक्त जो तरलता है ना, अतिरिक्त जो बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास जो निधि है, धन है, उसको जमा करती है आरबीआई के पास, निधि, अतिरिक्त निधि को आरबीआई के पास जमा करके उस पर इंटरेस्ट मिलता है उसको। अब ये अगर कह रहा है कि एसडीएफ में वृद्धि होगा, एसडीएफ इंक्रीज कर रहा है, एसडीएफ इंक्रीज कर रहा है, तो वाणिज्यिक बैंक क्या चाहेंगे कि अधिक से अधिक पैसा आरबीआई के पास जमा करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो अगर अधिक से अधिक पैसा वो आरबीआई के पास जमा करेंगे तो अर्थव्यवस्था में तो पैसा आएगा नहीं, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा नहीं तो लिक्विडिटी तो कम होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज तो है ना। अगर यही एसडीएफ दर में कमी कर रहा होता, एसडीएफ दर में कम कर रहा होता, तो बैंक क्या चाहता कि आरबीआई के पास क्यों पैसा रखें, इससे ज्यादा बेहतर तो हम अर्थव्यवस्था में ऋण दें, मतलब लोगों को ऋण दे, कंपनियों को ऋण दे, ताकि उस पर ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा रिटर्न मिले, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि तरलता, लिक्विडिटी या धन का प्रवाह बढ़ेगा, ठीक। यहां पे क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था से एक प्रकार का धन का प्रवाह सीमित होगा, रुपये का प्रवाह कम होगा, क्योंकि बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई के पास अपने पैसे जमा करेंगे, ठीक। तो ये वाला जो है तो नहीं होगा। दूसरा देखो, ये जो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप है, आरबीआई द्वारा फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, अब इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप में दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप में क्या होता है कि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों, दो दो सिचुएशन होता है इसमें। आरबीआई जो है जो विदेशी मुद्रा है वो वाणिज्यिक बैंक को देगी और बदले में रुपया लेगी। इसके विपरीत स्थिति हो सकती है कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो जो विदेशी मुद्रा है, फॉर एग्जांपल डॉलर, वो आरबीआई को देंगे और रुपया लेंगे वापस। एक जगह पे क्या होगा कि देखो, आरबीआई के पास, सपोज करो विदेशी मुद्रा हम डॉलर देते हैं, आरबीआई के पास यूएसडी जाएगा
और बदले में क्या मिलेगा, बैंकों को इंडियन रुपीज मिलेगा। ठीक है, जो इसके थ्रू विदेशी मुद्रा स्वैप के तहत आरबीआई के पास वो डॉलर देंगे और उसके बदले रुपया लेंगे। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, आरबीआई से यूएसडी लेंगे और आईएनआर देंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि रुपया बढ़ेगा बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पास, इस सिचुएशन में रुपया बढ़ेगा, घटेगा वाणिज्यिक बैंकों के पास। या आप सिंपल समझो, या तो आप डॉलर जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को दिया गया, डॉलर दिया गया तो उसके बदले रुपया लिया गया, या रुपया दिया गया, डॉलर दिया गया, रुपया लिया गया, या डॉलर लिया गया और रुपया दिया गया, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां दोनों सिचुएशन, ये निश्चित तौर पे नहीं कह रहा है कि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा स्वैप होगा, तो निश्चित तौर ये किस डायरेक्शन में स्वैप हो रहा है। अगर जो है कि डॉलर की बिक्री की जा रही है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डॉलर जो है आरबीआई को दिया जा रहा है, बदले में रुपया लिया जा रहा है, तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति है तो लिक्विडिटी घटेगा। तो निश्चित तौर पे ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसके कारण भी लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। तीसरा देखो, रिवर्स रेपो दर में कमी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर कि वाणिज्यिक बैंक जो है अपनी निधि जो है आरबीआई के पास जमा करती है, आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट में कमी किया जाएगा तो बैंक क्या चाहेंगे, सेम जैसा एसडीएफ की तरह फंक्शन है, से बैंक चाहेंगे हम आरबीआई के पास क्यों पैसा दें, हम इससे बेहतर जो है इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करें। इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करेंगे तो उस पर ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर इकोनॉमी में पैसा बैंक वाणिज्यिक बैंक सर्कुलेट करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। यही आपसे पूछा गया है, तो केवल 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। पूछ रहा है किससे तरलता वृद्धि होने की संभावना है, तो इससे रिवर्स रेपो कम करने से। आसान सा प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ देखो, जो लिक्विडिटी कंसर्न, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो एसडीएफ के बारे में हमने पढ़ा अभी, अलाउज बैंक्स टू पार्क देयर एक्सेस फंड्स एट द हायर रेट बट विदाउट टेकिंग एनी कोलेट्रल फ्रॉम, बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी संपार्श्विक के जो है, जो अतिरिक्त निधि है बैंकों के पास ना, एसडीएफ के द्वारा वो आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक, एसडीएफ रेट एट 3175, ये बताया गया कि एसडीएफ जो है रिवर्स रेपो से ज्यादा होता है आमतौर पे। ठीक है, यही चीज, एसडीएफ विल रिप्लेस द फिक्स रेट रिजर्व रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द लेफ्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये एसडीएफ काम फंक्शन इसका उसी तरह है जैसे रिवर्स रेपो फंक्शन करता है एसडीएफ का फंक्शन। बस इसमें क्या होता है कि बिना कोलेट्रल के और रिवर्स रेपो की तुलना में ज्यादा रेट मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये देखो, जो हम करेंसी स्वैप के बारे में बात किए थे, जो वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई द्वारा करता है, तो इसमें 2 तरह का होता है। जो हमने बात किया उसी के संदर्भ में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ये भी आप एक बार देख लेना। रिवर्स रेपो रेट हमने बात किया है, उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया कि अगर मान लो कि मोर डिपॉजिट फ्रॉम बैंक आरबीआई के पास होगा, तो अगर ज्यादा से ज्यादा वाणिज्यिक बैंक डिपॉजिट आरबीआई के पास करेंगे तो लिक्विडिटी जो है कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, विपरीत स्थिति में विपरीत स्थिति उत्पन्न। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछा गया है सवाल आपसे, इंडियाज एग्रीगेट डिमांड, पूछा गया है भारत की समग्र मांग के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी। दूसरा पूछा गया है निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पूछा है आपसे कि हाल के वर्षों में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाने, यानी कि भारत की जीडीपी में इसका जो समग्र मांग का ये घटक है, समग्र मांग के जो इंडियाज एग्रीगेट डिमांड के ये 3 घटक यहाँ दिए गए हैं, इसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका कैसा है, सबसे ज्यादा जिसका है पहले उसको रखिए, फिर उसके उससे कम और उससे कम, मतलब घटते क्रम में आपको रखना है। तो सबसे पहले तो समग्र मांग क्या होता है, देखो, जो एग्रीगेट डिमांड होता है, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो टोटल मूल्य होगा
उसको मतलब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को जो होगा वो मतलब एग्रीगेट डिमांड के रूप में, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग, देखो, the total demand for all finished goods and services produced in an economy, मतलब किसी अर्थव्यवस्था में इसको किसी और भी अच्छे तरीके से अगर कहा जाए तो किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समयावधि में निश्चित समयावधि के लिए, मतलब जो एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के लिए होगा, और मतलब एक मूल्य, विशिष्ट मूल्य स्तर पर जो होगा, कुल मतलब जो अंतिम वस्तु तैयार जो अंतिम वस्तु और सेवा है उसका जो कुल मूल्य है, कुल मांग है, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। मतलब टोटल डिमांड जो होगा सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का किसी इकोनॉमी में, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। आमतौर पे इसके 4 घटक होते हैं। ठीक, ये देखो 4 घटक हैं इसके। जो सरकारी खर्चा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो जो निजी एक्सपेंडिचर है, जो निजी खर्चा है, वो जिसको कंजम्पशन के तौर पे कहते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आमतौर पे इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है। और जो है नेट एक्सपोर्ट जो है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो नेट है, उसको देखते हैं। ये 4 घटक जो है हमारा मतलब एग्रीगेट डिमांड, किसी भी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड के 4 घटक हैं, उनको दर्शाता है। अब इसी के संदर्भ में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है एग्रीगेट डिमांड हाल के वर्षों में जो समग्र मांग का ये है, उसका रेशियो क्या है, मतलब अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशियो क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन समग्र मांग में कौन करता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो सबसे बड़ा जो मतलब ये है, वो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है ना, ये जो PFCE है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये सबसे बड़ा, मतलब जो निजी उपभोग है या कंजम्पशन है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अप्रोक्सीमेटली ये जो है 55 से 60% अभी आप देखोगे, लगभग 56-57% अभी है। आमतौर पे ये 55 से 60% के आसपास रहता है। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा यही है। दूसरा जो है आपको जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, ये रहता है, ये 30 से 35% के आसपास आमतौर पे रहता है। इसकी जो हिस्सेदारी है 30 से 35% के आसपास रहती है GFCF की। ठीक, इसके बाद जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, GFC, ये रहता है, ये लगभग 9-10% के आसपास, अभी भी 9% के आसपास बना हुआ है, ये रहता है। और जो आपका नेट एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, वो किसी भी टाइम में आपको टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो अंतर है उसको दर्शाता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो मतलब आपके ट्रेड बैलेंस के आधार पर ये निर्भर करता है, ट्रेड बैलेंस के आधार पर निश्चित होता है कि क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ठीक, अब इसके हिसाब से जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 55 से 60% है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दूसरा हो जाएगा फिर जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वापस से हम रिकॉल करते हैं, इस सवाल में हमने क्या समझा, इस सवाल में हमने समझा कि सबसे पहले कि समग्र मांग क्या होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय पर जो वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है, एक निश्चित समय पर निश्चित मूल्य स्तर पर वस्तुओं सेवाओं की कुल मांग किसी इकोनॉमी में जो होता है, उसको समग्र मांग कहते हैं। इसके 4 घटक होते हैं। ठीक, कौन सब घटक होते हैं, एक जो सरकारी खर्चा होगा वो, एक जो निजी कंजम्पशन उपभोग होगा वो, एक जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा जिसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में दर्शाते हैं वो, और एक जो नेट एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का रेशियो होगा। ठीक, ये और उसी में से ये चीज पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में हाल के वर्षों में समग्र मांग के हिसाब से GDP में हिस्सेदारी किसकी सबसे ज्यादा है, फिर किसकी है। तो सबसे ज्यादा जो है प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसकी है, फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की है। स्पष्ट है?
उसी के संदर्भ में यहां बात किया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ये जो है मुद्रा बाजार पूंजी बाजार के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुद्रा बाजार लेख पत्र इंस्ट्रूमेंट्स पूर्ण रूप से ऋण आधारित होते हैं, जबकि पूंजी बाजार लेख पत्र में ऋण और इक्विटी वित्त पोषण दोनों शामिल होते हैं। ठीक। दूसरा कह रहा है, पूंजी बाजार निवेश की तुलना में मुद्रा बाजार निवेश में सामान्यतः अधिक जोखिम होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का भाग है, जबकि नगद प्रबंधन पत्र कैश मैनेजमेंट बिल पूंजी बाजार का भाग है। पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। देखो, सबसे पहले हमने कई बार पिछले साल के अनुभव में भी, पीटीएस वगैरह में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार वर्सेस पूंजी बाजार, जो आधारभूत अंतर है ना दोनों में, उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक। मुद्रा बाजार जो होता है, एकदम सिंपल सा ध्यान में रखना है कि जो भी 1 साल से कम अवधि के लिए निवेश होता है, वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप की चीजें हैं, वो मुद्रा बाजार में है। जो 1 साल की अवधि से अधिक के लिए है, वो कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में है। पहला बात। दूसरा, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मुद्रा बाजार लेख पत्र को पूर्ण रूप से ये केवल ऋण आधारित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मुद्रा बाजार में केवल ऋण होता है, और जो पूंजी बाजार है, जो कैपिटल मार्केट है, उसमें इक्विटी और ऋण दोनों होता है, इक्विटी एंड डेब्ट दोनों होता है। ये ओनली डेब्ट, मनी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डेब्ट होगा, और जो कैपिटल मार्केट है पूंजी बाजार में, इस पूंजी बाजार इंस्ट्रूमेंट्स जो है डेब्ट और इक्विटी दोनों होता है। ये एकदम बेसिक डिफरेंस है कि हमेशा ये ध्यान रखना। पहली बात हमने क्या की, पीरियड, जो टाइम पे कितनी अवधि के लिए है। तो जो मुद्रा बाजार है वो 1 साल से कम की अवधि के लिए है। 1 साल तक मान लो, 1 साल से कम की अवधि। 1 साल से अधिक की अवधि के लिए पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में केवल डेब्ट होगा, केवल ऋण पत्र, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे केवल डेब्ट होगा। जो पूंजी बाजार में इस्तेमाल होगा, डेब्ट एंड इक्विटी दोनों इस्तेमाल होगा। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है पूंजी बाजार निवेश की तुलना में मुद्रा बाजार निवेश सामान्यतः अधिक जोखिम होता है। अब देखो, ये कहीं से बहुत तार्किक लग रहा है। ये कम अवधि के लिए है। देखो, आमतौर पे जो पूंजी बाजार होता है वो दीर्घ अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो उसको ज्यादा उसमें मतलब खतरा है या ज्यादा जोखिम की बातें रहती हैं। जो मुद्रा बाजार है वो कम अवधि के लिए है, अधिक सुरक्षित माना जाता है। ये उल्टा है, मुद्रा बाजार जो है अधिक सुरक्षित है, कम जोखिम है उसमें। पूंजी बाजार कम सुरक्षित है, अधिक जोखिम है। ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ट्रेजरी बिल, टी बिल्स जो है, मुद्रा बाजार का भाग है, जबकि नगद प्रबंधन पत्र कैश मैनेजमेंट बिल्स, सीएमबी, ये जो है पूंजी बाजार का भाग है। नहीं नहीं नहीं, ये भी जो है मुद्रा बाजार का ही भाग है। अगर हम मुद्रा बाजार की बात करें तो इसके जो जो मनी मार्केट की बात करें, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, और जो कैश मैनेजमेंट बिल है, सीएमबी है, ये दोनों मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैंने कहा, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता जो कैश मैनेजमेंट बिल होता क्या है, तो आप इजीली इसको सही कर सकते थे। मैंने क्या कहा, पहला डिफरेंस क्या है, 1 साल से कम अवधि के लिए। अभी जो भारत में टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स की बात करें, ये 3 तरह के ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं: 91 दिनों के लिए, 182 दिनों के लिए, और 364 दिनों के लिए। और जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है, ये 91 दिन, सब लगभग टी बिल्स की तरह ही काम करता है, बस इसका टाइम पीरियड जो है 91 दिन से कम का होता है। 91 दिन से कम का होता है सीएमबी।
कैश मैनेजमेंट बिल जो है 91 दिन से कम अवधि का होता है, लगभग फीचर्स सेम है। और दोनों जो है, अभी मैंने कहा था कि 1 साल से कम अवधि के लिए 1 साल से कम अवधि का है, और दोनों जो है ये मुद्रा बाजार का टूल्स है, मुद्रा बाजार का इंस्ट्रूमेंट है। स्पष्ट है? तो केवल एक कथन सही है, पहला कथन जो सही है केवल वही सही है, बाकी गलत है। एक स्लाइड में मैंने ये, चूंकि अक्सर रहता है जो हम वित्तीय बाजार की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो इसको हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बांट कर देखते हैं। अंतर जो है, ये अंतर, ये स्लाइड में जो अंतर आपके साथ शेयर किया गया है, मैं चाहूंगा कि आप इसको एज इट इज याद रखिएगा। कई बार इसी पे बेस सिंपल सवाल हर बार टेस्ट में और एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आपको दिखते रहते हैं अक्सर। तो ये अगर ये जो 5-6 अंतर यहाँ दिया गया है, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली ये सवाल सही जो इन दोनों के कंपैरिजन पे पूछेगा, आप इजीली कर सकते हैं। देखो पहला क्या है, मुद्रा बाजार अल्पावधि उधार है, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए। जो पूंजी बाजार है दीर्घावधि, 1 वर्ष से अधिक के लिए। इसका जो है मुद्रा बाजार में वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, एनबीएफसी आदि शामिल होता है। जो पूंजी बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज, जो डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बीमा कंपनी, पेंशन फंड आदि शामिल होते हैं। पूर्णतः ऋण आधारित, अभी जो इस सवाल में था अंतर, कंप्लीटली डेब्ट बेस्ड होता है मनी मार्केट। ठीक है, कंप्लीटली डेब्ट बेस्ड मनी मार्केट है, और इसमें जो है दोनों डेब्ट भी है और इक्विटी भी है कैपिटल मार्केट में। क्लियर? अगला देखो, ऋण अवधि कम, ये भी इसी से, ऋण अवधि कम है, जोखिम भी कम। इसमें क्या है, दीर्घावधि निवेश है, जोखिम की मात्रा और प्रकृति दोनों अधिक होगी उसमें, कैपिटल मार्केट में। अब देखो, अगर कहीं पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर जोखिम कम है तो लाभ भी कम होगा, यहाँ जोखिम कम है तो लाभ कम, यहाँ जोखिम अधिक है तुलनात्मक रूप से लाभ अधिक है। इसको जो मनी मार्केट के लिए रेगुलेटरी निकाय है वो क्या है, आरबीआई है। जो कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटरी निकाय है वो सेबी है। औपचारिकताएं इसमें मनी मार्केट में जो है औपचारिकताएं कम है, और जो कैपिटल मार्केट है इसमें औपचारिकताएं मतलब अधिक, मतलब वेल रेगुलेटेड है, अच्छी तरह से विनियमित औपचारिक लेन देन है। ठीक है, आपको स्टॉक एक्सचेंज के लिए आपको जो है प्रॉपर तरीके से अपना डीमेट अकाउंट वगैरह जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। ये अंतर जो है आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को लेकर अगर सवाल पूछा गया भविष्य में कभी भी, तो आप सहज रहेंगे और इजीली उसको कर पाएंगे। स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखिए, यहां पूछ रहा है आपसे पूर्णतः सुलभ मार्ग, फुल्ली एक्सेसिबल रूट। पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रायः भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखे जाने वाले शब्द पूर्णतः सुलभ मार्ग, फुल्ली एक्सेसिबल रूट का निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है, भारतीय कंपनियों को न्यूनतम विनियामक प्रतिबंधों के साथ वैश्विक बॉन्ड बाजार तक पहुंच की अनुमति देने के लिए आरबीआई की एक पहल। दूसरा है, उन्नत सीमा पार भुगतान निपटान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र। तीसरा है, अनिवासियों, नॉन रेजिडेंट्स को बिना किसी प्रतिबंध के निर्दिष्ट सरकारी प्रतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक तंत्र। और चौथा है, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए पूर्णतः सुलभ वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सरकारी नीति। अब देखो, ये जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट है, ये आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए इसके बारे में कि होता क्या है। नाम, बस आपको ये, इसका नाम भी आपने सुन रखा होता ना पहले, तो आप इजीली कर सकते हो। ये देखो, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है ना, एनआरआई हैं और निवासी भारतीय हैं, उनके लिए ना एक तरह से ये व्यवस्था की गई है। 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो है कुछ निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक मंच, एक तंत्र है। ये विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर होगा। देखो, होता क्या है कि जो आमतौर पर, मतलब ये जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनको निवेश करने के लिए कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उनके निवेश को बढ़ाने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा सुलभ, उनको थोड़ा मतलब ईज प्रदान, आसानी प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था की गई। 2020 में ये जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 अप्रैल 2020 से यह लागू था।
मतलब भारतीय बॉन्ड बाजार में भारतीयों की हिस्सेदारी, मतलब जो अनिवासी भारतीय हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए फुल्ली एक्सेसिबल रूट किया गया था। यहाँ पे एक टर्म और चीजें हैं, मतलब जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ निर्दिष्ट प्रतिभूतियां कही गई है, एक यहाँ पे टर्म कहा गया निर्दिष्ट प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, मतलब कि ये टाइम टू टाइम ना ये बताया जाता है कौन सी, मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज है जिसमें नॉन रेजिडेंट्स बिना किसी अपर कैप के, बिना किसी सीलिंग के, बिना किसी सीमा के निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आमतौर पे एक सीलिंग या एक कैप निर्धारित की जाती थी। ये इस चीज में फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत कुछ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में, मतलब जो स्पेसिफाइड ये है आपको सिक्योरिटीज हैं, उसमें नॉन रेजिडेंट्स के लिए कंप्लीटली, मतलब बिना किसी सीमा के, बिना किसी अपर कैप के निवेश करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ये। ठीक है, तो एज इट इज आप ये फुल्ली एक्सेसिबल रूट देखो, हूबहू ऐसे सवाल आपको पेपर में दिख जाते हैं, ध्यान में रख सकते हो उसको एज इट इज। अगर नहीं ध्यान में था एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ मैंने फुल्ली एक्सेसिबल रूट का एक मतलब ये इमेज शेयर करा है। अब देखो ये कहीं पर भी है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ईस्टर्न एशिया में है, कहीं पर भी है, वहां से ये बिना किसी सीमा के, बिना किसी कैप के स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। यही है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। यहां आपको वस्तु और उसकी श्रेणी दी गई है। एकदम आधारभूत जो सवाल होता है अर्थव्यवस्था का, उस पर आधारित है। ये पूछा गया है कि ये कौन सा वस्तु होता है। देखो आमतौर पर अगर आपने जो इकोनॉमी की आपकी बेसिक कक्षाएं हुई होंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी, वहां पे हम पढ़ते हैं उत्पादन के कारक के संदर्भ में। उत्पादन के कारक के संदर्भ में हम जो है वस्तुओं के संदर्भ में पढ़ते हैं, और वहीं पे वस्तुओं के प्रकार के संदर्भ में अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, उसी के आधार पर यह पूछा गया है कि ये वस्तु जो है किस प्रकार के वस्तु है। अंतिम वस्तु क्या होता है? फाइनल कंजम्पशन गुड वो हुआ जो कि एक उपभोक्ता द्वारा स्वयं के यूज के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं चाय पत्ती का देता हूं। आमतौर पे चाय पत्ती जो होता है उसका आप देखोगे, अगर सपोज करो कि कोई चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, चाय बेचने, उसने अगर एक पैकेट चाय पत्ती खरीदी है तो वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के पीने के लिए, सपोज करो आपने एक पैकेट चाय पत्ती खरीदी और खुद अपने कमरे पे चाय बना के खुद पीने के लिए है, तो वो क्या हो गया? अंतिम गुड्स। तो गुड अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स है। तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स होगा या फाइनल गुड्स होगा, मध्यवर्ती वस्तु होगी या अंतिम वस्तु होगी, ये किस चीज पर निर्भर करता है? ये इस उसके उपभोग की प्रकृति पर निर्भर करता है, पहला। दूसरा, पूंजीगत वस्तुएं होगी। पूंजीगत वस्तुएं क्या होगी? पूंजीगत वस्तुएं वो होती है जो कि हम उत्पादन की प्रक्रिया में, एक उत्पादन की प्रक्रिया में जिससे लाभ लिया जाता है, वो पूंजीगत वस्तु होती है। हमको सपोज करो कि मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलानी है, तो मैंने कुछ गाड़ियां खरीदी उसके लिए। अब वो गाड़ियां जो है वो कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल होगा, वो मतलब अंतिम उपभोग, फाइनल कंजम्पशन गुड का एग्जाम्पल नहीं होगा। मैंने खुद के लिए एक गाड़ी खरीदी अपने उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, वो क्या होगा? फाइनल कंजम्पशन गुड होगा। बेसिक पे है, एकदम आसान सवाल है ये। देखो, निर्माण कंपनी द्वारा खरीदा गया इस्पात, निर्माण कंपनी द्वारा खरीदा गया इस्पात क्या होगा? मध्यवर्ती उपभोग की वस्तु डेफिनेटली। अब कोई मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको बिल्डिंग बनाना है, उसमें उसने स्टील उसके लिए खरीदा है, तो ऑफ कोर्स मध्यवर्ती गुड होगा, इंटरमीडिएटरी गुड है उसके लिए, फाइनल गुड है नहीं। स्पष्ट है? दूसरा देखो, रसद, लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा खरीदा गया वाहन। लॉजिस्टिक कंपनी अगर कोई अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसने ट्रक खरीदा है, तो वो खुद के लिए वो क्या कर रहा है? अंतिम उपभोग वस्तु नहीं, खुद के उपभोग के लिए नहीं कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन में उसका इस्तेमाल करेगा, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल होगा। अंतिम फाइनल उपभोग की वस्तु नहीं है वो। ठीक? गलत है। तीसरा देखो, विनिर्माण फर्म द्वारा
खरीदी गई मशीनरी, पूंजीगत वस्तु, डेफिनेटली विनिर्माण फर्म, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मशीनरी खरीद रहा है, कुछ भी मान लो कि कोई भी मशीन खरीदा है, उससे क्या होगा, उससे उत्पादन की प्रक्रिया में उसका उपयोग किया जाएगा और एक प्रकार से वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है। तो जो सही उत्तर है दूसरा गलत है, पहला और तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। देखिए आप लोग, इसमें पूछा गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा सही है। अब देखो ये सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा, तो उस पे जो कुछ तथ्य हैं उसके संदर्भ में जो कुछ ट्रेंड्स हैं उसके बाद उस पे आधारित है एकदम। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए एकदम हलवा सा था, अगर नहीं पढ़ा है तो इस सवाल में कोई भी आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगा नहीं सकते हो, एकदम फैक्चुअल सवाल है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए शीर्ष व्यापारिक निर्यात गंतव्य था। बिल्कुल सही बात है, ये जो यूएसए है वो भारत के लिए शीर्ष व्यापारिक निर्यात गंतव्य था। आपके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ होगा 10 जो टॉप 10 निर्यात गंतव्य हैं भारत के, उसके संदर्भ में आप उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिगर्स ध्यान नहीं रखना है कि कितना मतलब कहा जाता है, बट रैंकिंग ध्यान में रखना है, कौन जो है प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं भारत के। दूसरा है, भारत से कुल व्यापारिक निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आमतौर पे ऐसा ट्रेंड रहा है पेट्रोलियम उत्पादों की जो भारत सबसे ज्यादा जो सामान भेजता है बेचता है, जो प्रमुख व्यापारिक निर्यात रहता है, जो मतलब जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट रहता है भारत का, उसमें आप देखोगे ये काफी क्लोज ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। आमतौर पे मर्केंटाइज गुड्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भूमिका प्रमुख रहती है, लेकिन यहाँ अगर आप सर्वे को देख रहे होगे तो ये दूसरे नंबर पे है, जो इंजीनियरिंग गुड्स है वो पहले नंबर पे है। इंजीनियरिंग गुड्स पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो है दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम गुड्स है, और तीसरे नंबर पे रत्न और आभूषण है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो कि जो इंडिया टॉप मर्केंटाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है यूएसए सबसे ज्यादा है, 17% के आसपास है। दूसरे नंबर पे यूएई है, और ये नीदरलैंड काफी चर्चा में रहा था, नीदरलैंड टॉप 3 में हो गया। चाइना चौथे नंबर पे है, सिंगापुर 5वें, यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली है। ठीक है, ये लगभग 50% से ज्यादा जो है ये प्रमुख जो 10 देश हैं यहीं पे भारत अपना सामान भेजता है। और प्रमुख सामान भेजने में जो मैंने ये कहा था आपको, व्यापारिक निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद सेकेंड नंबर पे है, पहले नंबर पे क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स। इतना तो ध्यान में रख ही लो, क्या पता यही रिपीट हो गया सवाल, इंजीनियरिंग उत्पाद। और तीसरे नंबर पे है रत्न और आभूषण। ठीक है, अब देखो इसको इंजीनियरिंग उत्पाद जो है इसकी तो जरूरत है नहीं, मतलब फिगर की जरूरत है नहीं, 25% के आसपास है, ये लगभग 18% के आसपास है, और ये लगभग जो है 7% के आसपास है, लेकिन जरूरत नहीं है। बट ये प्रमुख वस्तुएं क्या है वो ध्यान में रखना है। स्पष्ट है, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पर है। ये पूछा है जो आपको फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसके संदर्भ में पूछा गया है कि भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है। ये देखो 2016 में मतलब जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसमें संशोधन किया गया और एमपीसी का गठन किया गया। आपको इस सवाल में कंफ्यूजन हो सकता है कि जो ये पूछा गया है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ये 2016 में अपनाया गया है, पहले तो ये ध्यान में रखिए। और इसी के साथ क्या किया गया था, आरबीआई एक्ट में संशोधन हुआ है, आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट 2016। ठीक है, 1934 के आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया, एमपीसी का गठन हुआ है इसी के बाद। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसके लक्ष्य टारगेट निर्धारित करने वाला निकाय नहीं है। टारगेट सरकार ही निर्धारित करती है आरबीआई के सजेशन पे, केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने का टारगेट सरकार द्वारा, आरबीआई से मशवरा करके सरकार निर्धारित करती है कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होगा, लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेदारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे दी गई है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है टाइम टू टाइम जो है जो नीतिगत दरें हैं उसमें बदलाव करके जो इन्फ्लेशन के लिए टारगेट किया गया है, फ्लेक्सिबल टारगेटिंग रखा गया है, ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, टाइम टू टाइम जो है एमपीसी जो टारगेट दिया गया है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग रखने के लिए इन्फ्लेशन को, जो नीतिगत दरें हैं उसमें परिवर्तन करती है। एमपीसी स्वतः लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमपीसी काम करती है। ये अंतर ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को। और अभी वर्तमान में जो देखोगे 4+- 2% जो है टारगेट है हर 5 साल में। यही जो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, इसके तहत हर 5 साल में ये टारगेट को रिवाइज करने की बात की गई है। स्पष्ट है? थोड़ा एमपीसी के बारे में बात हुआ, थोड़ा एमपीसी के बारे में भी बेसिक बातें एक बार आप जरूर देख लेना। एक स्लाइड मैंने नहीं, इसमें मिस हो गया है, मैंने स्लाइड शेयर नहीं किया है, बट थोड़ा सा ऐसे आप अवगत हो गए एमपीसी का जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर्ड है, कैसे काम करता है। एक आध स्टेटमेंट उस पर भी दे सकता है, ध्यान में रखना, एमपीसी इंपॉर्टेंट निकाय है। अगला प्रश्न संख्या 55 देखिए, इसमें हल्दी के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार, हल्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। पहला, भारत में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य केरल है। दूसरा और तीसरा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। देखो हाल ही में जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का है ना गठन किया गया है, ठीक है, और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अब जैसे मैंने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, स्वतः आपका दिमाग में मतलब चलना चाहिए कि अब अगर कृषि मंत्रालय के तहत होता तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा इनॉग्रेशन किया जाता। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अभी जो जनवरी 2025 का ये न्यूज है, इसी कारण ये चर्चा में रहा था। तो तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो गया, कृषि मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। भारत विश्व में, पहला स्टेटमेंट ये वाला तो गलत हो गया। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, 70% उत्पादन करता है लगभग, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वैश्विक हल्दी व्यापार के 62% पर भारत का कब्जा है, ठीक है। और बहुत ही इसका भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, इसीलिए हल्दी के उपभोग को, हल्दी के उपयोग को, इसके जो चिकित्सीय गुण है उसको, और इसके संबंध में और शोध वगैरह को, जो इससे जुड़े हुए किसान हैं, जो खेती, इसकी खेती और इसके व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए और भी एक तरह से शोध वगैरह प्रस्तुत करके उनको और लाभकारी स्थिति में रखने के लिए जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक। इसीलिए ये करंट में न्यूज में था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, निर्यातक भी है। मैंने बताया 70% उत्पादन है, 62% मार्केट पर कब्जा है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी हम स्वयं है। भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, नहीं नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। इसमें केरल टॉप 5 में भी नहीं आता है, ध्यान में रखना, एकदम फैक्चुअल चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अब करंट में चर्चा में आ गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कथन एक सही है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड शेयर किया है, आप इसको देख लोगे, ये जो टर्मरिक बोर्ड की स्थापना के बारे में, ये वाला जो है यहाँ मैंने मतलब डिटेल में चीजों को शेयर किया है, ये आपके लिए काम की चीजें हैं, आप इसको एज इट इज याद रख लेना। हो सकता है करंट का न्यूज है, जनवरी 2025 का न्यूज है, तो आपसे इसमें से कोई भी स्टेटमेंट देके आपसे सवाल पूछा जा सकता। 3 स्टेटमेंट जो प्रश्न में थे वो तो थे ही, उसके साथ साथ यहाँ पर भी। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। हल्दी की खेती से संबंधित शोध निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में। पहले चेयरपर्सन के रूप में पल्ले गंगा रेड्डी नियुक्त हुए हैं। ये दोनों चीज याद रखना, एकदम फैक्चुअल, जब भी इसमें होगा तो एक आध स्टेटमेंट आपको फैक्चुअल ही रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको।
निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा देखो, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अभी कहा मैंने कृषि मंत्रालय ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करेगा। गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं हल्दी को, ठीक। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक। भारत के 20 राज्यों में 30 अलग अलग टाइप का जो है हल्दी की किस्मों का उत्पादन होता है। थोड़ा सा आप देख लेना, जैसे कि कंधमाल हल्दी बहुत फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो उसके बारे में एक आध और एग्जांपल आप देख लेना। 70% वैश्विक उत्पादन, 62% व्यापार में हिस्सेदारी है, ठीक। हल्दी उत्पादन के लिए 20 से जो एक आध स्टेटमेंट हो सकता है कभी कभार आपको हल्दी उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं के संदर्भ में भी दे कुछ भी दे सकता है। इससे हल्दी चर्चा में रहा। अब इससे रिलेटेड इतना ये स्लाइड ध्यान में रखोगे तो बहुत कम संभावना है कि आप फंसोगे, कुछ भी सवाल पूछा। हल्दी उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा उच्च वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय, ठीक। वर्ष 2023-24 में 3.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हल्दी का उत्पादन किया गया। 10.74 लाख टन हल्दी उत्पादन हुआ। हल्दी जो है, एक और चीज, लास्ट स्टेटमेंट, ये वाला तो एकदम फैक्चुअल है, छोड़ भी सकते हो उसको, लेकिन अंतिम जो है, हल्दी भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्व एशिया के लिए एक स्थानिक इंडिजेनिक मतलब पादप है ये, तो इसको भी ध्यान में रखना है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में वोस्ट्रो खाते, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट से जुड़ा हुआ है ये, वोस्ट्रो खाते का उपयोग होने की सर्वाधिक संभावना है। एक विदेशी आयातक, एक विदेश, सबसे पहले तो देखो विकल्पों में जाने से पहले बेसिक चीज है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो। आप एकदम छोटा सा अंतर है और एकदम ट्रिकी सा सवाल है। अगर आपने पढ़ रखा होगा नोस्ट्रो वोस्ट्रो के बारे में, बेसिक एक लाइन का अंतर है, वो अगर आपके ध्यान में होगा तो ये सवाल आप एकदम से इजीली कर सकते थे। यहाँ मतलब जो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो होता है, एक ही विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही बैंक खाते के वर्णन के लिए किया जाता है। मूल रूप से जो बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, किसी बैंक द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं दी जाती है, मतलब भारत के नागरिकों को विदेशों के लिए और विदेश के नागरिकों को भारत में जो बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए जो बैंक अकाउंट का प्रयोग होता है, उसके लिए वोस्ट्रो नोस्ट्रो शब्द का प्रयोग होता है। अब देखो नोस्ट्रो जो देखने का अंतर है, जो खाता भारत के संदर्भ में नोस्ट्रो है, हो सकता है यूएस के संदर्भ में वोस्ट्रो हो, जो भारत के संदर्भ में वोस्ट्रो है वो मतलब यूएस के संदर्भ में नोस्ट्रो हो, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है वोस्ट्रो नोस्ट्रो एक ही अकाउंट को किस एंगल से, किस डिस्क्रिप्शन से हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा हो होता है, ठीक। जो वोस्ट्रो खाता है वो जो घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए अपनी घरेलू मुद्रा में रखते हैं। जब भी यहाँ घरेलू कहने का संदर्भ हम भारत को एक मतलब ये मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं, तो भारत घरेलू, फॉर एग्जांपल भारत और यूएस के संदर्भ में बात करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के संदर्भ में बात करें, तो घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए अपनी घरेलू मुद्रा में रखते हैं। घरेलू बैंक मतलब भारत का कोई बैंक, सपोज करो एसबीआई, ठीक है, घरेलू विदेशों के लिए, विदेशी बैंकों के लिए, सपोज करो सिटी बैंक के लिए घरेलू मुद्रा में इंडियन करेंसी में रखता है, ये वोस्ट्रो हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि सपोज करो कोई विदेशी आयातक है, ठीक है, मान लो उसे कुछ मंगवाना है, सपोज करो यहाँ के जो हैं सिल्क के कुछ कपड़े मंगवाने हैं, सब उसे मतलब विदेशी यूएस के किसी आयातक को, वो यूएस के बैंक में पैसा पे किया, यूएस के बैंक में पैसा पे करेगा, सपोज करो यूएस डॉलर में पे करेगा, वो बैंक जो है भारत के बैंक में जो उसका वोस्ट्रो अकाउंट है भारत के बैंक में वो पैसा पे करेगी। भारत का बैंक क्या करेगा, जो यहाँ का मतलब निर्यातक है, विदेशी आयातक के लिए यहाँ का जो निर्यातक है उसको भारतीय रुपये में पैसा पे करेगी। चेंज हो गया इसमें, मतलब एक ही अकाउंट है, वहां पैसा यूएस में पे किया गया है यूएस के आयातक द्वारा, और वो पैसा भारतीय
निर्यातक के पास भारतीय करेंसी में मिल रहा है, ये वोस्ट्रो हो जाएगा। और नोस्ट्रो क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। नोस्ट्रो देखो अन्य देशों में, मतलब एक मान लो कि अब हम घरेलू संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, अब कोई भारतीय आयातक है, उसको यूएस से कुछ मंगवाना है, सपोज करो आपको आईफोन मंगवाना है यूएस से, तो आपने यहां पे किया इंडियन करेंसी में, और वो वहां सिटी बैंक में, सपोज करो यूएस के सिटी बैंक में वो पे किया गया किस चीज में, यूएस डॉलर में। तो जो एक भारतीय आयातक भारतीय बैंक में के माध्यम से विदेशी निर्यातक को विदेशी मुद्रा में पे करेगा, तो ये नोस्ट्रो हो जाएगा। अब देखो जो आपका विकल्प ए और बी है, ये जो व्याख्या है ये नोस्ट्रो के लिए है, और ये जो व्याख्या है आपका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, वोस्ट्रो। वोस्ट्रो क्या है कि एक विदेशी आयातक विदेशी बैंक के माध्यम से भारतीय निर्यातक को भारतीय रुपये में। अब यही अगर हम उल्टा कर दें, अगर यूएस के संदर्भ में देखेंगे, तो ये वाला जो हो जाएगा नोस्ट्रो हो जाएगा, ये वाला वोस्ट्रो हो जाएगा, और ये वाला नोस्ट्रो हो जाएगा। हम भारत के संदर्भ में देख रहे होते हैं, हमें भारत के संदर्भ में देखना है, तो यहां पे पहला वाला जो विकल्प है वो वोस्ट्रो हो जाएगा। ठीक, ये वाला देखो नोस्ट्रो एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। आवर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, आवर मनी एंड डिपॉजिट एट योर बैंक, वोस्ट्रो योर मनी डिपॉजिट एट आर बैंक, उनका आर बैंक मतलब हमारा, हमारे बैंक में तुम्हारा पैसा डिपॉजिट है, वो वोस्ट्रो। यूएस का आयातक मंगवा रहा है भारत से भारतीय रुपये में, उनका अकाउंट है भारतीय बैंक में, भारतीय रुपये में वो जो मंगवा रहा है वो वोस्ट्रो। योर मनी डिपॉजिट एट आवर बैंक, तुम्हारा पैसा हमारे बैंक में। और नोस्ट्रो आर मनी एट डिपॉजिट, हम आईफोन मंगवा रहे हैं यूएस के अकाउंट में पे करके, यूएस डॉलर में पे करके, नोस्ट्रो हो जाएगा। ठीक, सेम वही चीज, अकाउंट हेल्ड बाय आवर बैंक इन फॉरेन करेंसी एट अनदर बैंक। ठीक है, अकाउंट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी एट आर बैंक। ये हमेशा ये देखना है कि घरेलू या आर कहने का, हमारा बैंक कहने का मतलब घरेलू, आप जिस संदर्भ से देख रहे हैं वो नोस्ट्रो वोस्ट्रो उस संदर्भ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कैसे नोस्ट्रो मतलब सिटी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरिजन करके। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड सवाल है, प्रश्न संख्या 57। देखिए यहां पूछा गया है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, रुपये का मूल्य ह्रास, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात CRR में कमी, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि, चौथा है कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि, और पांचवा है आयकर दरों में कमी। पूछ रहा है उपयुक्त कारकों में से कितने द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की संभावना है। आपूर्ति पक्ष मतलब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को कौन बढ़ावा देगा। अब देखो इन्फ्लेशन को आमतौर पे दो तरह से हम देखते हैं, एक तो मांग जनित यानी कि डिमांड साइड, और एक आपूर्ति साइड यानी कि सप्लाई साइड। अगर किसी भी चीज के उत्पादन में खर्चा, उत्पादन में या उसके आयात पर चीजें बढ़ गई, उत्पादन में उत्पादन का मूल्य बढ़ गया, आयातित वस्तुएं आयात का मूल्य बढ़ गया, तो ये जो है आपूर्ति पक्ष का होगा। दूसरा मांग जनित मतलब जो मांग सृजित अधिक हो रहा है, लोगों के पास पैसा अधिक आ गया, लोग अधिक मांग कर रहे हैं, तरलता बढ़ गई है, इस तरह का जो इन्फ्लेशन होगा ये मांग जनित होगा। यही पूछा है कि इस सवाल में ये जो 5 कंडीशन दिया गया है कौन सा आपूर्ति पक्ष के इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। क्लियर, देखते हैं। देखो पहला जो है रुपये का मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन इन करेंसी। अब डेप्रिसिएशन इन करेंसी मतलब रुपये का मूल्य ह्रास होगा, रुपया कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा, सिंपल सा बात। रुपये का मूल्य ह्रास होने का मतलब विदेशी करेंसी को हम स्टैंडर्ड डॉलर के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया जो है कमजोर हुआ। इसका फायदा नुकसान क्या होगा रुपये के मूल्य ह्रास का, इससे आयात जो है महंगा होगा, आयात महंगा होगा, हमें विदेशी निर्यात सस्ता होगा, आयात महंगा होगा। आयात महंगा होगा तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी जो फाइनल गुड्स भी हो सकती हैं जो आयात पर निर्भर है, तो
आपूर्ति पक्ष महंगा हुआ। कुछ जो मध्यवर्ती गुड्स होंगे जो अंतिम वस्तुओं के निर्माण में आयात पर निर्भर होंगी, उसके लिए भी आपूर्ति पक्ष में आपूर्ति ही मतलब बाधित हो रही है। इससे क्या होगा, आयात, इसका देखो सिंपल सा प्रभाव, आयात महंगा महंगा। अब आयात महंगा होगा तो इसका प्रभाव हर चीज, आयात महंगा होगा, सिंपल सा समझो कि आप जो आपूर्ति पक्ष है, जो सप्लाई साइड है, वो बाधित होगा, चाहे मध्यवर्ती गुड्स के को लेकर हो, चाहे फाइनल गुड्स को लेकर हो। तो ये तो आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करेगा। दूसरा, सीआरआर में कमी। सीआरआर में कमी, कैश रिजर्व रेशियो में कमी करने का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में करेंसी बढ़ाया जा रहा है, मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा रही है, तरलता बढ़ाई जा रही है इकोनॉमी में। सीआरआर में कमी मतलब इकोनॉमी में तरलता बढ़ रही है। इकोनॉमी में तरलता बढ़ रही है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। पैसा ज्यादा आ रहा है तो ये मांग सृजित करेंगे, मांग जनित इन्फ्लेशन सृजित करेंगे, आपूर्ति जनित नहीं। ये क्या होगा, ये मांग सृजित करेंगे। मांग अधिक होगा इससे, क्यों? क्योंकि तरलता अधिक थी, तरलता अधिक, लिक्विडिटी अधिक, लिक्विडिटी अधिक, लोगों के पास पैसा अधिक, पैसा अधिक तो वो मांग सृजित करेंगे, तो ये मांग जनित होगा, ये आपूर्ति पक्ष का नहीं होगा। तीसरा देखो, आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर में जीएसटी में वृद्धि। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि। अब अगर आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि जो होगा, वापस से फिर से सोचो, अब जीएसटी में वृद्धि होगा तो ये किस चीज को प्रभावित करेगा, आपूर्ति पक्ष को। किसी भी जीएसटी कर अगर बढ़ा दिए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएगी। महंगी कहाँ हो जाएगी, मांग के कारण महंगी नहीं हुई, उत्पादन के एंड से ही महंगी हो गई, तो आपूर्ति ही महंगी हो गई। फिर से चाहे मध्यवर्ती वस्तुएं हो, फाइनल वस्तुओं को बढ़ाने के लिए वो भी महंगा हो जाएगा, फाइनल वस्तु भी महंगा हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, आपूर्ति पक्ष को, आपूर्ति पक्ष को महंगा, आपूर्ति पक्ष को ये महंगा करेगा। ठीक, तो ये भी होगा। उसके बाद देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि। कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि, तो सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय करेगी तो लोग कम, अपने जो जरूरत की चीजें, स्वास्थ्य शिक्षा पर अगर सरकार अधिक व्यय कर रही है तो लोगों के पास पैसा बच रहा है, लोगों के पास पैसा बच रहा है तो वो क्या करेंगे, वो मांग सृजित करेंगे, मांग जनित होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये मांग जनित हो जाएगा। चौथा देखो, आयकर दरों में कमी। आयकर दरों में कमी करने से फिर क्या होगा, आयकर कम किए तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा तो मांग सृजित करेंगे, वो वापस से मांग सृजित करेंगे, मांग जनित। स्पष्ट है, ये भी नहीं होगा। पहला और तीसरा होगा तो पूछ रहा है कितना हो सकता है, तो ये जो विकल्प है केवल 2 मांग जनित जो है, बाकी 3 जो है मांग जनित होंगे, आपूर्ति पक्ष से केवल 2 होगा। स्पष्ट है, बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये एनडीबी न्यू ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल ब्रिक्स के सदस्य देश ही एनडीबी का सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। गलत बात है भाई, कोई भी बन सकता है जो यूएन का मेंबर है। इनिशियली जो है ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा ही अब कोई भी यूएन सदस्य बन सकता है, यूएन सदस्य। ठीक, दूसरा, एनडीबी के सभी सदस्य देशों का समान मतदान हिस्सा है। ये भी गलत है। देखो इनिशियली जब एनडीबी बना ना, एनडीबी कब, एनडीबी जो है जो ब्रिक्स बैठक थी, थोड़ा सा बेसिक बातें भी समझ लो। जो फोर्ट एलिजा में 2014 में ब्रिक्स बैठक हुई, वहां पे एनडीबी पर सहमति बनी। 2015 में फॉर्मली जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ। हेडक्वार्टर संघाई में है। इनिशियली जो इसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल था $50 बिलियन था, और जो 5 इसके संस्थापक सदस्य थे ब्रिक्स के, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सबों ने बराबर हिस्सेदारी दी, और इनको बराबर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का बड़ा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जिनका कंट्रीब्यूशन जितना होगा, जिस अनुपात में होगा, उसी अनुपात में इनको मतदान अधिकार दिया जाएगा। ये था प्रोविजन। तो इनिशियली जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल $50 बिलियन का था, तो जो 5
संस्थापक सदस्य थे ना, उनका बराबर हिस्सेदारी था, तो बराबर मतदान हुआ। बाद में जब नए सदस्य जुड़ते गए तो उनके जो संस्थापक सदस्य थे उनके सब्सक्राइब कैपिटल से हिस्सा, मतदान हिस्सा काट करके अन्य सदस्यों को दिया गया। तो आज के डेट में जो संस्थापक सदस्य हैं उनका और जो बाद के सदस्य जुड़े हैं उनका मतदान का जो मतदान की जो शक्ति है उनकी अलग अलग है। इनिशियली ये बात ठीक थी, ठीक है, अभी वर्तमान में ये गलत है। तो दोनों गलत है, विकल्प डी जो है हमारा सही हो जाएगा। बेसिक और चीजें थोड़ा सा एनडीबी के बारे में आप ध्यान में रख लेना। एनडीबी का हेडक्वार्टर मैंने बताया संघाई में है। अभी जो है 5 तो वही सदस्य थे, उसके बाद इजिप्ट है, बांग्लादेश भी मेंबर है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, और भी कुछ कुछ मेंबर हैं जो 8-9 मेंबर हैं। आप एक बार देख लेना, ज्यादा मेंबर अभी है नहीं, तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे इसी तरह से कि कौन एनडीबी के सदस्य हैं नहीं है, ठीक। एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके लास्ट ईयर जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी तो उसमें ब्रिक्स न्यू करेंसी की बात एक मतलब हल्के में की जा रही थी, मतलब कुछ हल्कों में इस तरह की सुगबुगाहट थी कि ब्रिक्स न्यू करेंसी पे कुछ बातें हो शायद, और इसको लेकर जो है एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी एग्रेसिव, जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो उनके द्वारा काफी मतलब एक तरह से सख्ती अपनाई गई थी। तो इसके कारण भी एनडीबी चर्चा में रहा है, इंपॉर्टेंट संस्थान है, आपसे पूछ सकता है कौन सदस्य हैं नहीं है, इस तरह का बेसिक चीज। मुख्यालय संघाई में है। अभी दिल्मा रसेफ जो आपको ब्राजील की भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं वो इसकी प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो भी भारत में नई दिल्ली में नहीं है, गिफ्ट सिटी में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, वो भी ध्यान में रखिए। जोहान्सबर्ग में भी है, मॉस्को में भी है, और साओ पाउलो में भी है, और गिफ्ट सिटी में भी है क्षेत्रीय कार्य। जो 5 संस्थापक सदस्य थे, संघाई में हेडक्वार्टर है, बाकी 4 जगहों पर जो है इसके मतलब आपको रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, ये कह रहा है भारत में विभिन्न मूल्य सूचकांकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, अब पूछा गया है कि कौन सा सही है। देखो, पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मौद्रिक नीति निर्माण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के लिए सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में काम करता है। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो कह रहा है कि सीपीआई जो है मौद्रिक, आप जो अभी हमने बात किया था कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में 2016 में अपनाया गया था, जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, उसके तहत भी ये जो लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत सीपीआई को मूल्य स्थिरता के लिए सीपीआई को आधार बनाया गया था। सीपीआई को मूल्य स्थिरता के लिए आधार बनाया गया था, मौद्रिक नीति के लिए आधार एंकर के रूप में सीपीआई काम करता है। बिल्कुल सही बात है ये। जबकि थोक मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों को के लिए सकल जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में कार्य करता है। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में काम करता है, जैसे विनिर्माण क्षेत्रक हैं, मूल रूप से जो थोक स्तर पर चीजें होती हैं, तो इसीलिए थोक ये जो डब्ल्यूपीआई है कई क्षेत्रों के लिए जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में काम करता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान में रखना, जो आप मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, 2016 से जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम अपनाया गया, उसमें सीपीआई को आधार माना जाता है। ठीक। दूसरा कह रहा है सीपीआई की तुलना में डब्ल्यूपीआई वैचारिक रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक, जो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स है, उसके अधिक क्लोज है। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसके अधिक क्लोज है। इसका देखो, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि डब्ल्यूपीआई में ना कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं शामिल है। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है।
अप्रत्यक्ष कर नहीं है WPI में। तो इसके कारण जो उत्पादक मूल्य, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, उसके अधिक क्लोज ये दिखता है। और CPI में सभी लगभग जो भी मतलब आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो शामिल होता है। इसके कारण CPI हमें जो उत्पादक मूल्य सूचकांक है उसकी बेहतर छवि नहीं प्रस्तुत कर पाती है, WPI बेहतर छवि प्रस्तुत करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये WTO के संदर्भ में दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA द्वारा निम्नलिखित में कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए। FTA को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत सभी WTO सदस्यों को समान टैरिफ रियायतें देनी चाहिए। देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है, अगर हम ये पूछा है एक तो WTO के बारे में और WTO के FTA रिजीम के बारे में। MFN क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ये है, MFN मोस्ट फेवर तरजीही राष्ट्र का जो मतलब कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि अगर आप किसी एक राष्ट्र को MFN का दर्जा देते हैं, अक्सर देखो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में MFN का मुद्दा आपने पढ़ रखा होगा, इसको सुन रखा होगा। तो MFN का मुद्दा है कि WTO के जितने भी सदस्य देश हैं, अगर आप किसी एक राष्ट्र को MFN का दर्जा देते हैं और उसके तहत टैक्स रियासत टैरिफ में कुछ रियायत दिया गया है, तो वो जो WTO के अन्य सभी सदस्य हैं उन सबको देना है, सबको वही सेम रियायत देना है। इसका ये MFN का कॉन्सेप्ट है। और इसका अपवाद क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जो है MFN का अपवाद है, एक्सेप्शंस टू MFN। ये क्या है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब दो राष्ट्रों, दो से अधिक राष्ट्रों, क्षेत्रों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ कि मतलब मुक्त व्यापार कोई मतलब टैरिफ जो है खत्म कर दिया जाएगा या टैरिफ बहुत कम रखा जाएगा, काइंड ऑफ। इसका डिमांड अन्य देश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, FTA को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत सभी WTO सदस्यों को समान टैरिफ रियायतें देने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है भाई। अगर ऐसा सबको समान ही देगा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात ही क्या रह गया। अक्सर आप देखोगे जो कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनते हैं, उसमें क्या FTA पे बात की जाती है, अलग अलग क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार की बात की जाती है कि भाई ट्रेड एकदम, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ को एकदम कम कर देना है। अगर हम सब राष्ट्रों को यही दे देंगे तो ये जो FTA एग्रीमेंट है इसका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा ना। तो FTA इज एक्सेप्शन टू MFN। MFN जनरल कॉन्सेप्ट है WTO में कि MFN का दर्जा, अगर किसी MFN के दर्जा के तहत किसी एक राष्ट्र को कुछ रियायतें दी गई हैं तो वो अन्य WTO के सदस्य को भी वही रियायतें दी जानी चाहिए। FTA में ये नहीं है। FTA में जो समझौता में शामिल राष्ट्र हैं, क्षेत्र हैं, उनके बीच मुक्त व्यापार किया जाएगा, ठीक है। MFN का दर्जा क्लियर है। एक चीज यहां पे और ध्यान में रखना है FTA में कि FTA उसी नियमों के अनुरूप होना चाहिए जो कि एग्रीमेंट में, FTA एग्रीमेंट होता है ना, तो उसमें जो नियम हुए हैं उसके अनुरूप ही होना चाहिए, ठीक है, अलग से ये नहीं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि FTA लागू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरे राष्ट्रों पर आप जो है ट्रेड को कम करने के लिए टैरिफ या अदर बैरियर्स जो है वो बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले से चला आ रहा है वही रखेंगे। आप जो FTA एग्रीमेंट के तहत जो जुड़े देश हैं उनको तो रियायत मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दूसरे पे आप टैरिफ बैरियर्स बढ़ा देंगे। क्लियर, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, सामान्य रूप से FTA को भागीदार देशों के मध्य लगभग संपूर्ण व्यापार को शामिल करना चाहिए। डेफिनेटली ये बात सही है। इन जनरल ये कहा जाता है कि FTA के तहत जो भी एग्रीमेंट में शामिल राष्ट्र हैं या शामिल क्षेत्र हैं उनको सभी तरह के व्यापार पर मतलब इसको लागू करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई मतलब एक्सेप्शंस नहीं रखना चाहिए। क्लियर। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, पहला गलत है, विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। आसान सा सवाल था ये।
देखो एमएफएन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा आप, आई होप कि आपने काफी विस्तार से एमएफएन समझ रखा होगा। बेसिक एमएफएन में कुछ नहीं है इतना, डब्ल्यूटीए के जो भी मेंबर हैं किसी एक को अगर कोई रियायत दिया गया तो अन्य सभी को भी वही रियायत दिया जाएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या 97, ये कह रहा है कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति अल्पावधि में रुपये के मूल्य ह्रास को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है। बढ़िया सवाल है ये, एआर टाइप सवाल है लेकिन बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अच्छा, एक साथ दो तीन कॉन्सेप्ट को जोड़ के ये सवाल बनाया गया है। पहला स्टेटमेंट है विस्तारवादी मौद्रिक नीति अल्पावधि में रुपये के मूल्य ह्रास को नियंत्रित करती है। दूसरा कथन है विस्तारवादी मौद्रिक नीति घरेलू निवेश को बढ़ावा देती है। अब देखो विस्तारवादी मौद्रिक नीति दो तरह का हो सकता है, संकुचनवादी, विस्तारवादी, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्टरी। जो एक्सपेंशनरी या विस्तारवादी मौद्रिक नीति है इसमें क्या होगा कि जो नीतिगत दरें हैं उसको कम किया जाएगा, नीतिगत दरों को कम किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। देखो विस्तारवादी मौद्रिक नीति यहाँ पे विस्तारवादी मौद्रिक नीति, ठीक है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति से जो अच्छी चीजें मतलब जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का ये क्या होगा कि ब्याज दर, जो नीतिगत ब्याज दरें हैं वो कम, ब्याज दर कम, ब्याज दर कम तो तरलता बढ़ेगी। तरलता बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों के तरलता बढ़ेगी मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो मांग बढ़ेगा, पहला बात। साथ ही साथ निवेश भी तो बढ़ेगा। अगर मान लो कि ऋण सस्ता है तो कंपनी भी क्या सोचेगी, चल भाई अभी पैसा लेके हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मांग और निवेश दोनों बढ़ेगा, ठीक। इन्फ्लेशन, इसके कारण मान लो कि तरलता बढ़ रही है, जब भी तरलता बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे, हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो एक्चुअल रिटर्न है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मान लो कि पहले 100 रुपया का में आप कोई चीज जो था, पहले आप 80 रुपए में खरीद रहे थे, बाद में आप 100 रुपए में वही सामान खरीद रहे हैं, मतलब ठीक है। और आपकी इनकम भी जो है, एक सिंपल सा जो इन्फ्लेशन बढ़ने से जो एक्चुअल रिटर्न है, इन्फ्लेशन का जो आप समझो कि जो नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है, जो निवेशक हैं उस पर पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न कम होता जाएगा, एक्चुअल जो एक्चुअल जो आपको मतलब समझो वास्तविक ब्याज दरें जो है वो कम हो जाएंगी। मान लो कि पहले 5% का मिल रहा था, 5 रुपया मिल रहा था, इफेक्टिव अब जो है कि 20%, अगर सपोज करो इन्फ्लेशन 80 से 100 हो गया तो अभी भी मान लो रिटर्न 5% ही है, लेकिन वो 20% के कंपैरिजन में तो कम हो गया ना, 20% से, चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। 80 रुपया जो पहले समान वैल्यू 80 रुपया का था वो अब 100 रुपया का हो गया, और अभी भी आपको रिटर्न 5 रुपया ही मिल रहा है। तो 5 रुपया 80 रुपया में और 5 रुपया 100 रुपया में अंतर होगा ना, तो इसके कारण जो एक्चुअल निवेश पर जो रिटर्न है ना, वास्तविक ब्याज दरें वो कम हो जाएगी इन्फ्लेशन बढ़ने से। यहां पे वास्तविक ब्याज दरें कम हो जाएंगी, वास्तविक ब्याज दरें कम। अब इसके कारण जो वास्तविक ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो जो निवेशक होंगे वो क्या चाहेंगे, जो खास करके विदेशी निवेशक हैं वो कहेंगे कि भैया हम यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, यहाँ से पैसा निकाल कर वो क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे अपना। तो जो निवेशक हैं, खास करके विदेशी निवेशक, वो अपना पैसा निकालेंगे, वो अपना पैसा निकाल करके बाहर लगाएंगे, और इसके कारण इसका प्रभाव क्या होगा, ये जो पूंजी का है बहिर्प्रभाव होगा, निवेशक पैसा निकालेंगे, इससे क्या होगा, पूंजी का बहिर्प्रभाव, और पूंजी का बहिर्प्रवाह होगा
तो रुपया कभी मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। मान लो आप डॉलर निकाल के और डॉलर जा रहा है, डॉलर की ही मांग बढ़ रही, रुपया और कमजोर होगा, पूंजी का बहिर्प्रभाव होगा तो रुपया कमजोर होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति अल्पावधि में रुपये के मूल्य ह्रास को नियंत्रित करने में सहायता नहीं करेगी, और ज्यादा मूल्य ह्रास को बढ़ावा देगी रुपये के। क्यों? फिर से रिकॉल करते हैं। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब क्या हुआ? विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब हुआ ब्याज दरों को कम करना। ब्याज दरों को कम करेंगे, जो नीतिगत ब्याज दरें हैं उसको कम करेंगे। मान लो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो कम होगा, इन सीधा सीधा प्रभाव क्या दिखेगा? लिक्विडिटी, तरलता बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। तरलता बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, मांग ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट, मांग ज्यादा, पैसा ज्यादा है, आप मांग ज्यादा सृजित करेंगे, सेम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ क्या होगा? इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो वास्तविक ब्याज दरें हैं, जो एक्चुअल रिटर्न है निवेश पर, वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो निवेशक क्या चाहेंगे? भैया हमको अपना पैसा दे दो, हम निकालेंगे, हम अपना पैसा, खास करके जो विदेशी निवेशक हैं, तो वो अपना पैसा निकाल करके बाहर ले जाएंगे। तो पूंजी का बहिर्प्रभाव, पूंजी का बहिर्प्रभाव होगा तो और ज्यादा रुपया कमजोर होगा। ठीक है, पूंजी का अंतर प्रभाव होगा। अगर भारत में निवेश बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा, भारत से निवेश बाहर जाएगा, भारत से पैसे निवेशक बाहर निकाल के ले जाएंगे, विदेशी निवेशक, तो सिंपल सा बात है कि फॉरेन करेंसी बाहर से जा रहा है, भारत से बाहर जा रहा है, तो रुपया कमजोर होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया गलत है। अब जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत है, आंसर तो हमारा वैसे आ जाएगा। इस तरह के सवाल में विकल्प एक ही होता है जिसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा पार्ट देखो, विस्तारवादी मौद्रिक नीति से, विस्तारवादी मौद्रिक नीति घरेलू निवेश को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात। अभी हमने कहा है कि लोगों के पास विस्तारवादी मौद्रिक नीति से क्या होगा? पैसा, जो लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो निवेशक हैं, जो कंपनी है, उसको सस्ता ऋण मिल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे कि निवेश, घरेलू, जो घरेलू कंपनियां सोचेंगे पैसा बैंक से ये सस्ता टाइम, मतलब जो है ऋण सस्ता मिल रहा है, ऋण सस्ता मिल रहा है तो निवेश करना अभी अच्छा रहेगा। आप भी आमतौर पर देखोगे कि आपको भी कुछ घर, गाड़ी वगैरह कुछ खरीदना हो, जो लोग इससे, तो अगर उनको सस्ता ऋण मिल रहा है तो वो सोचेंगे अच्छा अभी सस्ता ऋण है, अभी ही ले लेते हैं। तो इस तरह से कंपनियां भी इस तरह करेगी कि उनके पास ऋण सस्ता मिल रहा है तो वो निवेश को प्रोत्साहित होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। उत्तर हमने पहले प्राप्त कर लिया था, डी विकल्प। अगला अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98। देखिए आपके स्क्रीन पर, ये जीएसटी से संबंधित है, एकदम आधारभूत प्रश्न है। अगर आपको जो सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी और स्टेट जीएसटी के संदर्भ में जो अंतर है वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टेट जीएसटी लगता है, कहाँ सेंट्रल जीएसटी, कहाँ इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये सवाल आप इजीली कर सकते थे, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पढ़िए सवाल को। कह रहा है गुजरात का एक व्यापारी मध्य प्रदेश में एक क्रेता को कोई उत्पाद बेचता है, उत्पाद पर किस प्रकार का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होगा? सबसे पहली चीज ध्यान में रखना, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। डेस्टिनेशन बेस्ड कर मतलब जहां पे कि बिक रहा है। ठीक, हमेशा गंतव्य, हमें आपने बेसिक लाइन पढ़ा होगा, जीएसटी जो है एक गंतव्य आधारित, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी की अगर संरचना का हम बात करें तो जीएसटी दो तरह का हो सकता है। एक, अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट, अंतराराज्य, मतलब एक ही राज्य के भीतर अगर हो रहा है खरीद भी, मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कोई जो है व्यापारी, वो उत्तर प्रदेश में ही किसी को सामान बेच रहा है। ठीक, तो ये इंट्रा स्टेट, अंतराराज्य। और दूसरा इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट में उत्तर प्रदेश का व्यापारी है, महाराष्ट्र के किसी क्रेता को कुछ बेच रहा है, तो इंटर स्टेट हो जाएगा, अंतरराज्यीय, एक से अधिक राज्यों का इन्वॉल्वमेंट। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना, जो अगर सेम राज्य में है या यूनियन टेरिटरीज में है तो यहाँ पे जो है टैक्स, यहाँ पे एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना लगाएगी। अगर सपोज करो मैंने उत्तर प्रदेश की जगह पे कह दिया किसी यूनियन टेरिटरी में, नई दिल्ली की बात हो, दिल्ली की बात हो रही हो, तो अगर उसके संदर्भ में बात करें तो यूटी जीएसटी लग जाएगा। ठीक, और साथ में एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सीजीएसटी लगाएगी। ठीक, अब जब
अभी मैंने कहा कि एक राज्य से अलग, विक्रेता कहीं का है, क्रेता किसी अन्य राज्य का है, तो यहां इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड एकीकृत जीएसटी। ये कौन लगाएगा? ये केंद्र सरकार लगाएगी या संघ की सरकार लगाएगी, उसी के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और बंटवारा होगा किसमें? जिस राज्य में खरीद, ये ध्यान में रखना है, डेस्टिनेशन बेस्ड, जिस लगेगा भी वहीं पे, और वही उसी राज्य के साथ बंटवारा होगा जो खरीद रहा है, ठीक है, जो बेच रहा है उसके साथ नहीं। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये आईजीएसटी क्लियर है। अब पढ़ते हैं कि गुजरात का एक व्यापारी है, मध्य प्रदेश में बेच रहा है, तो क्या लगेगा? इंटर स्टेट हो गया आईजीएसटी। कोई उत्पाद बेचता है, उत्पाद पर किस प्रकार का जीएसटी लागू होगा तथा राजस्व का बंटवारा किस प्रकार होगा? सीजीएसटी होने की कोई चांसेस नहीं है। सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों एकदम से नहीं। आईजीएसटी पहला और चौथा विकल्प निकल गया। आईजीएसटी लागू किया जाएगा और राजस्व केंद्र और गुजरात के बीच साझा किया जाएगा। गुजरात के बीच क्यों साझा करेंगे? अभी मैंने कहा कि जहां बिकेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड, आईजीएसटी लागू किया जाएगा और राजस्व केंद्र और मध्य सरकार के बीच साझा किया जाएगा। विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। यहाँ देखो, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक बार पढ़ लेना इसको, तीनों के बारे में बेसिक डिफरेंस, अगर आई होप सबको पता ही होगा, बट फिर भी अगर कुछ भूल रहे हो तो क्विकली एक बार रिकॉल कर लेना इसको। स्पष्ट है? चलो, तो ये था हमारा अनुभव 2 का जो इकोनॉमी खंड के प्रश्न थे उस पर परिचर्चा। आई होप कि ये परिचर्चा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।